जहाँ एक पुराना आतंकवादी है, ठीक है, जो जेल से जिसको छूट गया है, जमानत मिल गई है, और मैं उसके घर जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, और मैं घर इसलिए जाता हूँ कि मैं उससे समझ सकूँ आतंकवाद यहाँ क्यों फैल रहा है, और अभी बचे हुए आतंकवादी कहाँ हैं, उससे कुछ जानकारी ले सकूँ, सुराग ले सकूँ। कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है, तो ये अब क्या नए तौर तरीके पे पुलिस चल रही है? अब बिल्कुल मतलब ये सोच लिया कि ऐसे सिर्फ कोर्ट और कचहरी नहीं, बल्कि यहाँ पे भी अब इस तरीके से भी सजा दी जाए। दो तरह की बातें हुई हैं। एक तो जिन्होंने भी अवैध तरीके से क्राइम किया है और अवैध तरीके से संपत्तियां बनाई हैं, उन सबके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा के उनकी संपत्तियां जब्त कर रहे हैं। नकल माफिया की संपत्ति हमने जब्त की, भू माफिया की संपत्ति हमने जब्त की। करीब करीब मतलब एक तो क्रिमिनल था, उस पर 150 करोड़ की संपत्ति थी उत्तराखंड और यूपी में। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां हमारे साथ शख्सियत हैं बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। धन्यवाद। हमारे दर्शकों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि डीजीपी अशोक कुमार जी का इंटरव्यू होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो पहल की है पुलिसिया को बदलने में, पूरे देश में उसकी चर्चा है। अपनी किताब के जरिए, जो किताब है खाकी में इंसान, वाकई ये बहुत कुछ इस किताब में है, इसी के बारे में हम जानेंगे। एक और किताब है साइबर एनकाउंटर्स, ये आप देखिए, क्योंकि आजकल लगातार जो है सबसे ज्यादा घटनाएं इस वक्त साइबर क्राइम की हैं, तो उसी पर बातचीत करेंगे और जिंदगी के बारे में जानेंगे। और जो युवा तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उसके बारे में भी अशोक जी हमें बताएंगे कि आखिरकार उनके लिए क्या संदेश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अशोक जी, आप पुलिस में 1989 बैच में आए, उससे पहले आप इंजीनियर बनने चले थे, आपने आईआईटी पास आउट की। वो तो अपने आप में इतना बड़ा एग्जाम था जिसको आपने पास कर दिया। उसका सपना तो युवा देखते हैं कि अगर हम आईआईटीएन बन गए तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। आप इंजीनियर बने और उसके बाद पुलिस, आखिरकार ये कैसे? देखिए, समाज में सबका अपना अपना रोल है, और इंजीनियरिंग करके भी बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं। यद्यपि जब हमारा टाइम था उस टाइम ये ट्रेंड नहीं था। आजकल ट्रेंड हो गया है कि काफ़ी लोग आईआईटी से भी सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। हमारे टाइम में ट्रेंड ये था कि लोग मोस्टली विदेश जाते थे। जी जी जी। जो भी आईआईटी में आ गया तो ये था कि, और उन्होंने ही जाकर के दुनिया भर में जो सॉफ्टवेयर की क्रांति लाए हैं, उसमें आईआईटीएंस का बहुत बड़ा रोल है पूरे वर्ल्ड में। तो मेरा सपना तो यही था कि भाई किसी तरह आईआईटी पास आउट करके देश की सेवा करनी है। परंतु थर्ड ईयर की ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि संभवतः इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और देश की सेवा करने का ज़्यादा मौका सिविल सर्विसेज में मिलता है। तब मैंने एग्ज़ाम देने की ठानी और तब मैं आईपीएस में आया। तब आपने आईपीएस चुना कि मैं पुलिस बनूंगा, रौब भी रहेगा, ताकत भी रहेगी। और जिस ज़िले से आप आते हैं, पानीपत, एक छोटे से गांव से आप निकलकर यहाँ तक पहुँचे, तो गांव वालों ने भी कहा होगा कि हाँ अब बढ़िया, अब अच्छा लग रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गांव की बात करें तो गांव वालों का तो सपना होता है एक सिपाही बनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए, मतलब 99.9% मान लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि सिपाही बन गए, फौजी बन गए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उनके लिए तो ये सोच के भी बाहर था कि कोई आदमी सीधा जो है आईपीएस बन जाएगा, वो बेसिकली एसपी बन जाएगा बिल्कुल जल्दी। तो ये जरूर है कि जो आपने कहा कि वही रौब भी रहेगा, ताकत भी रहेगी, ये मेरे सपने में नहीं था। ये तो एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, मेरा सपना, मेरी जो सोच जिसकी वजह से मैं यहाँ आया, उसी सोच की वजह से फाइनली 20 साल बाद एक किताब लिखी खाकी। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये था कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों की सहायता करनी है, मदद करनी है, जो इसलिए मैं इस सेवा में आया। लेकिन गांव वालों का और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा होगा? वो तो आज तक अपने गांव से, अपने जो आसपास के गांव हैं वहाँ से भी लोग ये सोचते कि वो उनका लड़का पुलिस में लग गया, वो सिपाही बन गया, लेकिन आप आईपीएस बने, यूपीएससी आपने क्लियर की। क्या रिएक्शन रहा होगा जब आपने बताया होगा? बड़ा रिएक्शन था, जैसे मैंने कहा ना, मतलब सपनों के बाहर था, सोच के बाहर था। और तब वो समझ में नहीं पा रहे थे क्या करेगा, मतलब क्या ये होता है, ये आईपीएस है क्या, यूपीएससी करके क्या करेगा। उनको तब इतना पता भी नहीं था। धीरे धीरे उन्हें समझ आया, जब एसपी बन गए, डीआईजी बन गए, डीजीपी बन गए, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा समझ आया। फिर तो कई किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला उन लोगों ने। ठीक है, तो क्योंकि तब तक उन्हें इसका एहसास नहीं था कि आईपीएस बन के क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
अशोक जी, आपने अपनी किताब लिखी खाकी में इंसान। देश भर में इस किताब की बहुत चर्चा है, हर कोई बात कर रहा है कि आखिरकार खाकी में इंसान। खाकी में तो इंसान वैसे भी है ही, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी 20 साल बाद? देखिए, मुझे जरूरत इसलिए आन पड़ी कि आम आदमी ये बात को नहीं सोचता है, मानता है कि खाकी में भी इंसान होते हैं। समाओ उसको खाकी से एक हवा पैदा हो गया है, डर पैदा हो एक डर पुलिस को देखते ही अपनी बाइक इधर से निकाल देंगे, कार उधर को मोड़ लेंगे, पुलिस है। तो वो इसका मतलब जो है ना, कहीं ना कहीं पुलिस की इमेज ऐसी हो गई है कि एज इफ पुलिस जो है लोगों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस वो चीज़ है जिससे लोगों को डरना चाहिए। जबकि हमने पूरी सर्विस में ये कोशिश की है कि पुलिस से डर तो सिर्फ बदमाश को होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, गुंडों को होना चाहिए, क्रिमिनल्स को होना चाहिए, अपराधियों को होना चाहिए। आम आदमी को क्यों पुलिस से डर हो? तो उस सोच को दूर करने के लिए कि भाई पुलिस आपकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पुलिस बनी है। पुलिस बनी तो पब्लिक के लिए है ना। निश्चित। तो ये सोच को एस्टेब्लिश करने के लिए किताब लिखी कि पुलिस का जो बेसिक रोल है वो ये है, और इससे जो अगर इससे हट करके पुलिस हो रही है तो गलत पुलिसिंग है। और जो पुलिस की जो इमेज बन रही है, जो कुछ फिल्मों ने बनाई, कुछ गलत कारनामों से हुई, वो गलत है। सच्चाई और अच्छी पुलिसिंग वही है जो, देखिए पुलिस के पास जाता कौन है? वो जाता जो पीड़ित है, जिसके साथ अपराध हो गया, जिसके साथ मर्डर हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गई, रेप हो गया है, या जिसको जस्टिस नहीं मिला, जबरदस्ती जमीन छीन ली है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, वो जाता है पुलिस के पास। अब पुलिस उसकी भी नहीं सुनेगी तो फिर उसको कहाँ से न्याय मिलेगा? आप भी पुलिस में हैं और आप सबसे बड़े ओहदे पे हैं, और आपने किताब लिखी कि इंसानियत होनी चाहिए उस खाकी में, सिर्फ रोब और डर दिखाना नहीं हमारा काम है। लेकिन एक पुलिस के नाते, एक इतने बड़े अफसर होने के नाते, आईपीएस होने के नाते, जब आप किसी अपराधी को पकड़ने या उसका एनकाउंटर करने के लिए तैयारी करते हैं, और अगर एनकाउंटर करने के बाद क्या जहन में कभी आया कि ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद वो बच सकता था, उसको बचाने की कोशिश कर? देखिए, मैं आपको बताऊं, या ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो? इसमें एनकाउंटर की 2 कहानियां हैं जो खाकी में इंसान है, जिसमें रियल लाइफ एनकाउंटर होते हैं। एक में तो 3 घंटे तक एनकाउंटर चलता है और 3000 गोलियां चलती हैं एक एनकाउंटर। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ इसमें एक कहानी वो भी है जहाँ एक पुराना आतंकवादी है, ठीक है, जो जेल से जिसको छूट गया है, जमानत मिल गई है, और मैं उसके घर जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं घर इसलिए जाता हूँ कि मैं उससे समझ सकूँ आतंकवाद यहाँ क्यों फैल रहा है, और अभी बचे हुए आतंकवादी कहाँ हैं, उससे कुछ जानकारी ले सकूँ, सुराग ले सकूँ। किंतु और उसका पूरा परिवार सोच रहा है कि एसपी साहब मेरा एनकाउंटर करने आ रहे हैं, वो डर उसमें बैठा हुआ है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। एनकाउंटर प्लान करके नहीं होता, एनकाउंटर तो हो जाता है, मतलब आमने सामने। अगर कोई मेरे को अटैक करेगा तो मुझे सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अदरवाइज वो जो जिस तरह के झूठे एनकाउंटर के पक्ष में नहीं होना करते। अभी हमने देखा, आप वो तो उत्तर प्रदेश में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और फिर आप उत्तराखंड में भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार। फ़र्क क्या नज़र आया आपको यूपी में और उत्तराखंड में? देखिए, अलग अलग पुलिसिंग है। हम लोग शुरुआत इलाहाबाद से की थी, सीखा भी वहीं से है, किंतु वहाँ क्राइम ज़्यादा है, कम्युनल प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ से, जो लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस यहाँ से ज़्यादा हैं। किंतु उत्तराखंड में भी बहुत कुछ जो है बदल गया है। हमारे यहाँ आपदा ज़्यादा है, हमारे यहाँ मेले ठेले ज़्यादा हैं, 4 धाम कांवड़ मेला, ट्रैफिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती। ट्रैफिक की चुनौती बहुत ज़्यादा है, मसूरी नैनीताल जगह ही नहीं है, बहुत गाड़ियाँ संकरी सड़कें हैं और ट्रैफिक। तो हमारी चुनौतियाँ अलग हैं, वहाँ की चुनौतियाँ अलग थी। अशोक जी, लगातार कई मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी, उनको देखा, वो पंचायत का वो फैसला, वो किस्सा इस किताब में भी निश्चित रूप से है, उसका थोड़ा जिक्र बताइए, वो क्या था, उसके बाद आपने किस तरीके से उसको सॉल्व आउट किया? देखिए, ये जो पूरी किताब है इसमें 16 कहानियाँ हैं, और हर कहानी में कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि अगर पुलिस इंसानियत की दृष्टि से सोचती, संवेदनशील होकर के सोचती, तो उसमें उससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये जो कहानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इधर की ही कहानी है, रुड़की के आसपास की। और इसमें एक महिला थी जो
ईंट भट्टे पे काम करती थी। वो उसके जो मुनीम था उसने उसको भगा लिया। शादीशुदा थी, बिल्कुल, यंग ही बिल्कुल। थी, ज़्यादा बड़ी 25 साल की होगी हैं। तो बाद में उसने उसको रखैल की तरह रखा, क्योंकि थोड़े दिन बाद उसका मन भर गया। तो ये हस्बैंड था, किसी तरह बेचारा हाथ पैर जोड़ के उसको लेके आ मेहनत गया। करके उसको छुड़वा के लाया। उसको भी समझ आ गया, लेडी को भी, अपने हस्बैंड के साथ ही जिंदगी बेटर है। तो ये वापस जब गांव में आए तो गजब की बात यह हुई कि गांव में पंचायत हुई और उसकी जाति के लोगों की पंचायत हुई। और उन्होंने बाकी तो कुछ देखा नहीं, उन्होंने कहा ये औरत भागी क्यों, और उस पर अपना फैसला थोप दिया। हाँ, और भागी तो गैर जाति के मर्द के साथ क्यों भागी, अच्छा। हमारी जाति में क्या मर्दों की कमी है। ये उन्होंने स्टैंड लिया जो बहुत ही अमानवीय था, इनह्यूमन था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा हमारी जाति के लोग इसको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ भी मर्द है। तो 16 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। तो ये वो कहानी है। तो होता क्या है ना, मतलब जब आपको पता चला इस घटना का, आपके सामने आई, फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या एक्शन इस पे लिया, किस तरीके से इसको? देखिए रिएक्शन क्या होता है ना हमारा, आप समझ सकते हैं उन दिनों ऐसा माहौल था कभी कभी तो कि क्राइम बढ़ने पे लोग सस्पेंड हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे एसएचओ का सुबह सुबह फोन आया, थोड़ा डरा हुआ था कि सर इतनी बड़ी घटना हो गई है। मैंने कहा हो गई तो तत्काल सारी कार्रवाई करो। कि सर आप कहीं तो इसको हम मिनिमाइज कर दें। बिल्कुल नहीं, उससे तो उनके साथ इनजस्टिस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि घटना आपने थोड़ी क्राइम किया है। तो वो तो ये डरता ना मेरे यहाँ गैंग रेप हो गया, मुझे ना सस्पेंड कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये ऐसी पुलिसिंग कभी नहीं किया, कभी आपने थोड़ी क्राइम किया है। अगर क्राइम हुआ उसको आप संवेदनशीलता से हैंडल करिए, कॉम्पिटेंटली हैंडल करिए, इंसानियत से हैंडल करिए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने उसको इमिडिएटली हॉस्पिटलाइज करवाया। मैं खुद हॉस्पिटल गया, डॉक्टरों को बुलवाया कि भाई इसकी जान बचे, कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और फिर हमने जो है इंश्योर किया कि वो 16 लोग तो अरेस्ट होंगे ही होंगे। जो पंचायत में जिन्होंने फैसला सुना था वो भी अरेस्ट हो, क्योंकि वो उनके खिलाफ भी आपने एक्शन? हाँ, वो भी कोई एक्यूज्ड है, उनकी वजह से तो क्राइम हुआ। तो इसका इसलिए मैंने इस कहानी का नाम दिया पंचराक्षस। पंचराक्षस। हाँ, पंचायत तो होनी चाहिए ना, 5 लोग मिलकर के न्याय करेंगे, किंतु उन्होंने मिलकर के न्याय कहाँ किया, तो राक्षसी फैसला सुना दिया। एक और किताब आपने लिखी है साइबर एनकाउंटर्स। वैसे तो अभी लगातार हम देख रहे हैं और आप तो अच्छे से देख रहे होंगे, आपके पास जो रिकॉर्ड अपने सब थानों के आते होंगे, साइबर क्राइम तो बहुत बढ़ रहा है। इस किताब के ज़रिए आपको क्या लगता है कि लोगों में और ज़्यादा जागरूकता आएगी, या जो करने वाले हैं साइबर क्राइम वो किस तरीके से मासूम लोगों का फ़ायदा, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं? यही तो प्रयास है इस किताब के थ्रू। जो साइबर एनकाउंटर्स है इसमें भी 12 कहानियाँ हैं, 12 की 12 कहानियाँ रियल लाइफ से ली गई हैं। और प्रयास ये है कि जो साइबर क्राइम बेतहाशा बढ़ता जा रहा है उसको लोग समझें। जब वो समझेंगे क्राइम कैसे होता है, पुलिस कैसे उसे वर्कआउट करती है और कैसे उससे बचा जा सकता है, इस किताब में वो सारे टिप्स हैं। तो ये जितना ज़्यादा लोग इसको पढ़ेंगे, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, साहब मैंने आपकी किताब पढ़ी थी इसलिए बच गया मैं, नहीं तो आज मैं जाल में फंस गया था। तो आज की तारीख में तो लगभग ही कोई बचा होगा जिसपे साइबर अपराधियों ने अटेम्प्ट नहीं किया हो। आपको हमको सबको फिशिंग के मैसेज आते रहते हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम से कैसे बचें, क्योंकि ये इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया आपके केदारनाथ का, और वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने फ्रॉड किया साइबर क्राइम के ज़रिए ही। अपने किसी दूसरे अकाउंट में पैसा डलवाते रहे और वो होटल बुक करने का ये जो फ्रॉड चला। तो ऐसा कोई किस्सा जो आपको लगा हो कि किताब ही लिखनी पड़ेगी इस पर, एक लंबी चौड़ी इतनी भारी भरकम एक आपने उतार दी, वो कौन सा किस्सा आपको साइबर क्राइम का जो याद हो? नहीं, इसकी जो 12 कहानियाँ हैं वो सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो आपने केदारनाथ जी की बात की, तो वहाँ की हेली टिकट बुकिंग के नाम पे फ्रॉड हुआ। लास्ट ईयर भी और इस साल भी 2 बार हम इस गैंग को पकड़ के ला चुके हैं। ये नवादा नालंदा का गैंग है। इस बार उस पर गैंगस्टर भी लगा रहे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, क्योंकि वो नहीं तो करते जा रहे हैं क्राइम। उनपे मतलब हजारों, कई हजारों दरखास्त उनके खिलाफ है देश भर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो होटल के नाम से भी करने लग गए। पहले खाली हेलीकॉप्टर की बुकिंग करे, वो होटल बुकिंग की भी वेबसाइट फर्जी खोल दी है। तो उन सबको हम बंद भी करवा रहे हैं। मतलब गैंगस्टर की कार्रवाई पे करा रहे हैं। इसी तरह से इसमें कई कहानियां हैं। एक कहानी है जिसमें
एक डॉगी का पपी खरीदने के लिए 66 लाख रुपए जो है उसने फ्रॉड कर डाला। एक जो है हनी ट्रैप में फंसा करके 97 लाख रुपए एक एजेड आदमी से ले लिया। तो ये पूरी की पूरी किताब की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सेक्सटोर्शन की कहानी है, एक ये कहानी कि कैसे आपका एटीएम से साथ आपके साथ कैसे फ्रॉड हो गया, एक कि कैसे आपका पैसा डबल करने के नाम पे जो है फ्रॉड कर दिया। एक में ये कि आपसे भाई इंटरनेशनल ट्रेड करवाएंगे, आपको एकदम करोड़पति बनवा देंगे। तो ये सारे जो है कितने रोज नए नए तरीके निकालते हैं लोग। भारत में बैठ के भी कई सारे ऐसे कॉल सेंटर है जो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं लोगों को फोन कर करके। वो भी एक कहानी है। वो भी एक कहानी है। वो कॉल सेंटर ने देहरादून से पकड़ा। अच्छा। हाँ, और देखिए वो कितना देश की इमेज पूरी छवि खराब कर दे रहे हैं विदेशों में कि वो यहाँ से बैठ करके कॉल कर रहे हैं किसी अमेरिकन जेंटलमैन को कि मैं आपकी कंप्यूटर सर्विसेज करूंगा, आपका कंप्यूटर खराब हो गया मैं ठीक कर दूंगा। ठीक करने के बजाय उसमें वायरस डाल दे रहे हैं। वायरस के बाद उसका कंप्यूटर पूरी तरह हैंग। तो बेचारा फंस गया। उसका आजकल सारे काम कंप्यूटर पे है, सारा डाटा उसका गया। तो फिर कहते हैं $1000 डालो, $2000 डालो, नहीं तो तुम ऐसे रहो। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा उन लोगों ने किया होगा। 2 करोड़ के करीब तो हमने रिकवर किया था बहुत उसी एक टाइम में। इसका मतलब सोचो ओवरऑल इनकम कितनी होती होगी। तो बहुत ही बड़ा जो है ये फेक कॉल सेंटर वाले स्कैम चल रहे हैं, तो ये भी हमने अरेस्ट किया वाकई। लेकिन अशोक जी अब कुछ उत्तराखंड पुलिस बहुत ज़्यादा टाइट नज़र आ रही है। अभी आप गैंगस्टर की कार्रवाई तो कह ही रहे हैं कि अब हम करेंगे, और उसके अलावा हमने देखा कि कई जगहों पर बुलडोज़र की कार्रवाई भी हो रही है। तो ये अब क्या नए तौर तरीके पे पुलिस चल रही है? अब बिल्कुल मतलब ये सोच लिया कि ऐसे सिर्फ कोर्ट और कचहरी नहीं बल्कि यहाँ पे भी अब इस तरीके से भी सजा दी जाए। 2 तरह की बातें हुई हैं। एक तो जिन्होंने भी अवैध तरीके से क्राइम किया है और अवैध तरीके से संपत्तियां बनाई हैं, उन सबके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा के उनकी संपत्तियां जब्त कर रहे हैं। नकल माफिया की संपत्ति हमने जब्त की, भू माफिया की संपत्ति हमने जब्त की। करीब करीब मतलब एक तो क्रिमिनल था उस पर 150 करोड़ की संपत्ति थी उत्तराखंड और यूपी में। वो सब पे भी हमने प्रोसेस शुरू किया। तो ये हमने शुरू किया। और दूसरा एक काम हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हुआ, वो है कि जितनी सरकारी जमीनों पे जो एनक्रोच कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ना है, तो उनको बुलडोजर चलाओ। काफ़ी मज़ारें भी हटवा दी। नहीं, जो भी है हमने कहा ना, जो भी सरकारी भूमि पर जिसने भी अतिक्रमण किया। लॉ एंड ऑर्डर में मुश्किल नहीं आती बाद में आपको? आती है पर जब आपने एकदम विल पावर कर लिया ना, इच्छा शक्ति की होना ही है, तो वही आप क्यों फॉरेस्ट में ये बना रहे हो? तो सबको जीरो कर दिया हमने, कोई हो किसी। अच्छा अशोक जी, ऐसा भी हुआ होगा आपकी सर्विस के दौरान कि आपने कोई एक्शन लिया ज़बरदस्त तरीके से और फ़ोन आ गया आपके पास? कभी किसी का फ़ोन आया, किसी नेता का? देखिए, ये तो पुलिस सेवा का, प्रशासनिक सेवा का पार्ट है। क्योंकि इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी है। बिल्कुल। तो फोन तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि फोन ही नहीं है, फोन आते हैं, किंतु करते हम वही हैं जो सही है। अब जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपको तो एक अच्छा खासा अनुभव है, और ऐसा अनुभव कि इंजीनियरिंग भी आपने ज़बरदस्त की है, बीटेक करने के बाद एमटेक भी आपने किया, और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में आए। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार आप 12-12 घंटे 15-15 घंटे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को कई तरह का संदेश है कि अगर उन्हें सफल होना है, सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ, और टारगेट ऐसा बनाओ जो आपके दिल और दिमाग दोनों के नज़दीक हो। ये पहला संदेश है। क्योंकि कई लोग टारगेट बनाने में बड़ी गलती कर देते हैं। जिस चीज़ में आपकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, और आपने टारगेट वो चुन लिया, बिल्कुल, तो कुछ नहीं होगा, है ना। कुछ आपका नेचुरल नेक भी होता है। बिल्कुल ना। कुछ आदमी हैं, जैसे मैं टेनिस और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूँ, किंतु मैं फुटबॉल कभी नहीं खेल पाया। तो मैं उस पर अगर मैं सोचता मुझे फुटबॉलर बनना है या इंडिया टीम में आना, तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, कितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ, क्योंकि मेरा नेक नहीं है। तो ये हमें अपना पहचानना है खुद को कि मेरा रुझान किधर है। दिल और दिमाग दोनों बातें एक तरफ होंगी ना, तब जाके आपका टारगेट अच्छा बनेगा। एक बार आपका टारगेट बन गया, ठीक है, तो फिर आपको उसे अचीव करने के लिए काम करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। खाली अकेले हार्ड वर्क सफिशिएंट नहीं है आज का। हाँ, क्योंकि देखिए, आपके अंदर रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। कई लोग एक चीज़ को
10 बार पढ़ लेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। कई लोग बड़ी स्मार्टली बड़े कम समय में पढ़ के भी अच्छा लिख देते हैं। तो रीडिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों पे बहुत मतलब इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो ये सब कवर करते हुए अगर आप चलेंगे और हार्ड वर्क के साथ डेडिकेशन भी, लगन भी, वो सब भी रखेंगे तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं और वो लगातार काफ़ी लंबे समय इसमें ख़राब करते हैं, क्या उस चीज़ से हटके और दूसरे स्किल्स को अपना जगाना होगा? क्योंकि आपने तो सीधा इंजीनियरिंग से यूपीएससी क्लियर किया, तो ये पहले अटेम्प्ट में आपने कर दिया था इसमें? नहीं, मेरे को भी अटेम्प्ट लगा, दूसरा अटेम्प्ट भी लगा। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। कुछ एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे रटने से भी काम चल जाता है, किंतु कुछ एग्ज़ाम है जहाँ आपको बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जैसे आईआईटी का है, आईआईटी में आप बिना मैथमेटिकल टॉप हुए बिना आप जा ही नहीं सकते, कितना भी मेहनत कर लो। आपको बेसिक एक टैलेंट का, बेसिक मैथमेटिक्स लेवल बहुत हाई होना हो, तभी आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से सिविल सर्विसेज है, वो खाली रटने से नहीं होगा। आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए, विश्लेषण की क्षमता, कि कितना गहरी समझ है आपको टॉपिक की, कितना उसमें विश्लेषण कितना डेप्थ में करते हैं आप। कि लोग ऊपर ऊपर रहते हैं, तो रटने से तो बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आपको गहरी समझ नहीं हुई तब तक आप कभी प्रीलिम्स में नहीं क्लियर करेंगे, मेंस और इंटरव्यू की तो बात ही अलग है। तो इसलिए कुछ एग्जाम हैं जो आप रटने से क्लियर कर सकते हैं। अब अशोक कुमार जी का अगला टारगेट क्या है? अब तो आप सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, पुलिस के डीजीपी आप हैं, आगे क्या है? अब आगे क्या सोच है? देखिए, सेवा काल का 34वां साल चल रहा है, तो अब तो एक न एक दिन रिटायर होना, उसके बाद नई पारी की शुरुआत करेंगे, सोचेंगे कुछ ना कुछ। अभी तो काफ़ी युवा आप नज़र आते हैं, बड़ी एनर्जी आप में है, लगातार आप हम देखते हैं कि आप रोड पे भी निकलते हैं, आप लोगों से मिलते भी हैं। आगे राजनीति में भी जाने का कोई प्लान है अभी? राजनीति का कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, पर ये जरूर है कि भाई अभी एक सर्विस से रिटायर हो रहे हैं 34 साल प्लस करके, 35वां साल करके, तो लाइफ से थोड़े रिटायर हो रहे हैं। निश्चित रूप तो से लाइफ में कुछ ना कुछ और करेंगे, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहें, और किताबें भी हमें मिलेगी, किताब भी जरूर लिखेंगे, कुछ और भी पॉजिटिव करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सकारात्मक करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो अशोक जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 34-35 साल जो सर्विस उन्होंने अभी अपनी सेवाएं दी वो कैसी रही। आप भी अपनी राय रखिए कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, और साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि देश भर में ये संदेश जा पाए, खाकी में इंसान को लोग पढ़ पाएँ। आप अपनी राय ज़रूर रखिए। नमस्कार।